दोस्तों ये स्टोरी का 44वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें। इंग्लैंड में लैपटॉप की स्क्रीन पर एक हैंडसम चेहरा था। उस चेहरे को देख रही दो काली खूबसूरत आंखों में शरारत भरी थी। होठों पर हल्की गुलाबी रंग की रंगत थी। वह होठ ताजे गुलाब की तरह खिले हुए थे। 5 साल हो गए आपको देखे हुए, क्या मैं आपको इसी तरह तस्वीरों में ही देखती रहूंगी? लड़की ने लड़के की फोटो से बातें करते हुए कहा। तभी उसका फोन रिंग हुआ। लड़की ने फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा। नाम देखकर उसका दिल जोर से धड़का। कभी कभी आप मुझे सरप्राइज कर देते हैं। आपकी फोटो से बातें कर रही थी और आपने कॉल कर दिया। क्या आप भी मुझे याद करते हैं मेरी ही तरह? लड़की ने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर उससे बातें करते हुए कहा। इंडिया में रूहान जिम करने के बाद अपने रूम की बालकनी में खड़ा था। उसकी आंखें सुबह के मौसम का लुत्फ उठा रही थी। दूर से आ रही चिड़ियों की चहचहाहट ने उसे किसी की याद दिला दी। रूहान धीरे से मुस्कुराया, कॉफी के मग को टेबल पर रखकर अपना फोन उठाया। कॉन्टेक्ट में रिचा नाम पर क्लिक कर उसकी प्रोफाइल फोटो को देखने लगा। वह फोटो एक बहुत खूबसूरत लड़की की थी। उसे एक नजर देखकर रूहान ने उस नंबर पर कॉल कर दिया। दूसरी तरफ से इंग्लैंड में रूहान की फोटो को अपने लैपटॉप की स्क्रीन ऊपर देख रही रिचा की नजर जैसे ही रूहान की कॉल पर गई तो वह खुश हो गई। खुद से बातें करते हुए रिचा ने रूहान की कॉल रिसीव की। इधर रूहान ने जैसे ही रिचा के मुंह से हेलो सुना, उसका दिल जोर से धड़कना और उसने आंखें बंद कर ली। वह रिचा की आवाज उसे फील कर रहा था। आज भी रिचा की आवाज उसका दिल धड़का देती है। रिचा के 2-3 बार हेलो कहने पर रूहान ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, अब वह कैसी है? वह ठीक है, रिचा ने जवाब दिया। क्या कोई मोमेंट किया उन्होंने? रूहान ने पूछा। नहीं, रिचा ने एक वर्ड में जवाब दिया। ठीक है, बोलते हुए रूहान ने कॉल कट कर दिया। रिचा ने कान पर से फोन हटाया और फोन की स्क्रीन को देखते हुए बोली, आप हर रोज मुझे कॉल करते हैं और एक ही सवाल पूछते हैं। आपने कभी इससे आगे मुझे कोई बात नहीं की। ना मेरा हाल पूछते हैं, ना मुझे अपना हाल पूछने का मौका देते हैं। क्यों हैं आप ऐसे? रिचा ने लैपटॉप को शट डाउन किया और दोनों हाथ जोड़कर छत की सीलिंग को देखते हुए बोली, भगवान जी प्लीज आंटी को होश में ले आओ। मैं रूहान जी को दर्द में नहीं देख सकती। रिचा ऋत्विक और यशिका की छोटी बेटी है। वह एक मेडिकल स्टूडेंट है और शिवी की केयर टेकर भी। एक हादसे में घायल होने के बाद से भी पिछले 20 सालों से कोमा में है। अंधेरी की छोटे से घर में एक छोटे से बेडरूम में 2 लड़कियां एक साथ सो रही थी। अलार्म बजकर बेचारा वह भी थक गया था, पर इन दोनों लड़कियों की नींद जैसे पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक बार और अलार्म के बजने पर झील ने जोर से कुशन को अलसाई हुई अलार्म पर फेंक कर मारा। अलार्म क्लॉक नीचे गिरकर टूट गया। तभी झरना का फोन रिंग हुआ। झरना ने फोन को आंखें बंद किए हुए ही बेड पर अपने एक हाथ से फोन टटोलने लगी। फोन मिलते ही उसे कान पर रख झरना ने कहा, अबे कौन बे जो इतनी सुबह हमें कॉल कर रहा है? अबे तुमको सुबह जल्दी उठने की आदत है तो हमको क्यों उठा रहे हो? हमें सोने दो ना। झरना बिना सामने वाले की बात सुने अपनी बात सुनाई जा रही थी। झरना अपनी बात बोलकर चुप हो गई तो दूसरी तरफ फोन सुन रहे शख्स ने कुछ कहा। दूसरी तरफ के शख्स की बात सुनकर झरना की नींद से भरी आंखें खुल गई। पूरी बात सुनकर जब कॉल कट हो गई तो झरना ने झील को उठाया और उसे सब बता दिया। झील ने अपना फोन देखा जो साइलेंट था। उस पर काफी सारी मिस कॉल थी। हमें जाना होगा, झरना ने कहा। हमें नहीं, सिर्फ हम जाएंगे, तुम यहीं रहो, झील ने जवाब दिया। सुबह हो गई थी पर अभी तक सांझ की कोई खबर नहीं मिली। अभिनव को अब भरोसा हो गया कि उसकी सांझ किडनैप हो गई है। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वह जोरावर की कॉल का इंतजार करे। अंशिका का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मुझे मेरी सांझ चाहिए अभिनव, मुझे मेरी बेटी लाकर दो, अंशिका ने रोते हुए कहा और अभिनव के कंधे पर अपने सर को रख दिया। झील और सांझ दोनों हाथ बांधे इधर से उधर टहल रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह यहाँ से कैसे निकले। तभी उसकी नजर रूम में बेड साइड टेबल पर रखे इंटरकॉम पर गई।
जिसे देखकर सांझ की आंखें चमक गई। सांझ ने पहले तो सोचा वह अपने पापा को कॉल करके उन्हें सब बता देगी, फिर अगले ही पल अपने डिसीजन को चेंज करते हुए उसने दिल्ली पुलिस को कॉल कर दिया। इससे कि पहले कि वह कॉल रिसीव होती कि तभी टूटने की आवाज सांझ के कानों में गई। सांझ ने इंटरकॉम को देखा, एक उंगली बटन को प्रेस किए हुए सांझ की नजर उंगली से होते हुए उस शख्स के चेहरे पर गई जिस पर दो बड़ी बड़ी काली आंखें भी थी, जो उसे ही घूर रही थी। विवान जैसे ही शावर लेकर बाहर आया, उसने सांझ को नंबर डायल करते हुए देख लिया था। उसने जल्दी से आगे बढ़कर कॉल के रिसीव होने से पहले ही डिस्कनेक्ट कर दिया। सांझ उस चेहरे को देखते हुए एक पल के लिए उस चेहरे में खो गई थी। विवान का चेहरा फ्रेशनेस से भरा हुआ था, उसके बाल जो माथे पर बिखरे हुए थे उनसे अब भी पानी टपक रहा था। विवान की मस्कुलर चेस्ट कोट से ढका हुआ था। विवान वॉशरूम से ही चेंज करके बाहर आया था। उसने नीचे ट्राउजर पहना हुआ था और टॉवेल को गले में डाला हुआ था। विवान ने सांझ के हाथ से इंटरकॉम लेना चाहा तो सांझ ने अपने हाथ पीछे कर लिए। तुम्हें लगता है मैं तुमसे यह ले नहीं सकता, विवान ने कोल्ड वॉइस में कहा। सांझ ने उस हाथ को ऊपर की तरफ कर दिया जिस हाथ में उसने इंटरकॉम पकड़ा हुआ था। विवान ने सांझ के इस एटीट्यूड पर उसे एक कोल्ड लुक दिया और अपना एक हाथ उसकी कमर में डाल उसे अपने करीब किया। विवान के इतने करीब आने से सांझ के बॉडी में सिरहन होने लगी थी। सांझ के गुस्से में होने की वजह से उसका शरीर गर्म हो गया था। विवान जो अभी शावर लेकर ही आया था, उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। विवान के ठंडे हाथ ने जब सांझ की कमर को छुआ तो उसके शरीर में सिरहन होने लगी। विवान के करीब होने से सांझ ने कंफर्टेबल फील कर रही थी। विवान ने अपना दूसरा हाथ ऊपर करते हुए बहुत आसानी से सांझ के हाथ से इंटरकॉम ले लिया। काश कि मेरी हाइट थोड़ी और ज्यादा होती तो आज मैं इस राक्षस से इतनी आसानी से ना हारती, सांझ ने रुआसी आवाज से मन ही मन खुद से कहा। वह दोनों अभी वैसे ही खड़े थे। सांझ ने गुस्से में दोनों हाथ विवान के चेस्ट पर रखते हुए उसे धक्का देना चाहा, पर तभी किसी ने उनके रूम के डोर को अनलॉक किया। दोनों ने एक हाथ डोर की तरफ देखा। धक्का देती हुई सांझ का ध्यान जैसे ही डोर पर गया, वह डिसबैलेंस हो गई और विवान को लेकर बेड पर गिर गई। सांझ के दोनों हाथ अभी भी विवान की चेस्ट पर थे और विवान का हाथ सांझ की कमर पर। दोनों की नजरें डोर पर थी, जहां से अभी अभी गौतम आया था और हैरानी से आंखें बड़ी किए दोनों को देख रहा था। लगता है मैं गलत रूम में आ गया हूँ, सॉरी बोलते हुए गौतम जाने लगा। तभी विवान की आवाज सुनकर रुक गया और विवान को देखकर मन ही मन खुद से कहा, यह तो लड़कियों से ऐसे दूर भागता है जैसे चोर पुलिस को देखकर। पर अभी यह दोनों करके आ रहे थे। विवान और सांझ भी अब खड़े हो गए थे। विवान की आवाज सुनकर गौतम अपनी सोच से बाहर आया। इस पर नजर रख कर बोलकर विवान चला गया। मुंबई में विवान के हाथों में गन थी और उस गन के पॉइंट पर एक आदमी था जिसके शरीर के हर हिस्से से खून बह रहा था। विहान ने ट्रिगर पर उंगली रख गन लोड की। आदमी ने जल्दी से लड़खड़ाते शब्दों में कहा, मूनलाइट नाइट क्लब में आज रात वह आने वाला है। उसे ही पता है दक्ष के ठिकाने के बारे में, वहीं आपको दक्ष तक पहुंचाएगा। विहान, जिसका निशाना उस आदमी के माथे पर था, उसने गन नीचे करते हुए उसके घुटने पर शूट कर दिया। उसकी चीख वहां के एनवायरनमेंट में गूंज गई। विहान ने अपनी आंखों पर चढ़े ब्लैक शेड को हटाया और गार्डन से अंदर आ गया। विहान सीढ़ियों से ऊपर जा ही रहा था कि उसकी नजर डाइनिंग एरिया में गई। विहान डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। आप आ गई, शांत आवाज में विहान ने कहा। अब तुम यहाँ हो तो मैं वहाँ कैसे रह सकती थी, तुमसे ज्यादा दिनों तक दूर थोड़ी ना रह सकती हूँ। तुम्हारी मासी माँ, आंसू ने जवाब दिया। चाचा जी कहाँ हैं, विहान ने पूछा। वह सो रहे हैं, हम कल मिडनाइट में आए थे। आंसू की बातों पर विहान कोल्ड वॉइस में कहा, आप लोगों से कितनी बार कहा है रात में आप लोग ट्रैवल नहीं करेंगे, आने से पहले आपने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। आंसू एक पल के लिए विहान के इस रूप को देखकर डर गई थी। जब विहान इस तरह ठंडी आवाज में बात करता था तो सबको ऐसा लगता था सबके सामने विहान नहीं कियान खड़ा है। मैं जानती हूँ तुम हमारी बहुत चिंता करते हो। विहान आंसू को बीच में रोते हुए विहान ने कहा, मैं अब किसी को भी खोना नहीं चाहता। विहान की बातों पर आंसू ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, आज का ब्रेकफास्ट मैंने बनाया है अपने हाथों से, अब जल्दी से खाकर बताओ कैसा बना है। आंसू ने जानबूझकर बातों को दूसरी तरफ घुमा दिया।
वह विहान को दुखी नहीं देख सकती थी। विहान आंसू की बात पर उसे देखने लगा और रूहान अपना प्रोटीन शेक पीते हुए आ रहा था। आंसू की बात सुनकर उसके मुंह से प्रोटीन शेक बाहर निकल गया। क्या छोटी मामी ने शेक खुद बनाया है? मर गए अब तो, रूहान बोलते हुए उल्टे कदम पीछे से ही जाने लगा। पर तब तक आंसू की नजर रूहान पर गई थी। आंसू ने रूहान को रोकते हुए कहा, बिना ब्रेकफास्ट किए तुम कहाँ जा रहे हो? आप ब्रेकफास्ट करो। रूहान बेमन से आया और विहान की बगल में बैठ गया और दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व किया। शिव भी फ्रेश होकर नीचे आ गया था। रूहान ने शिव को देखते ही गुड मॉर्निंग विश किया। शिव ने बैठते हुए उस चेयर को देखा जहां कियान बैठता था। वह चेयर ऐसे ही खाली थी, उस पर कोई नहीं बैठता था, या यूं कहें कि शिव ने कियान की जगह किसी को नहीं दी थी। न ही शिव ने चेयर को देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, यह जगह आपकी है भाई, और मैं जानता हूँ एक दिन आप हमारे पास जरूर आएंगे, तब तक आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। विहान ने शिव को चेयर की तरफ देखते हुए देख लिया था। वह शिव की मन की बातों को समझ रहा था। आप जहां भी हैं मैं आपको ढूंढ कर लाऊंगा। बहुत इंतजार किया है हमने आपका, अब आपको भी वापस आकर हमारा यह इंतजार खत्म करना होगा। शिव, विहान, रूहान को पूरा विश्वास था कि कियान जिंदा है और एक दिन वापस जरूर आएगा। इस बात में कितनी सच्चाई थी या तो वक्त ही बताने वाला था। शिव ने खाते हुए कहा, खुद को प्रिपेयर कर लो, कल से तुम सीईओ की कुर्सी को संभालने वाले हो। विहान ने शिव की बातों पर कहा, वह जगह आपकी है नहीं, वह जगह भाई की थी, और जब तक भाई नहीं आ जाते तुम सीईओ की पोस्ट पर रहोगे। कल तुम्हें ओबराय कॉर्पोरेशन का सीईओ बनाया जाएगा। शिव ने भरत की तरह ही कियान की एवरसेंस में कंपनी को संभाला था, पर कभी उसने कियान की जगह लेने की कोई कोशिश नहीं की। शिव की बात सुनकर रूहान को जैसे कोई आइडिया आया हो, उसने जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर दिया। विहान को इशारे किए। नाश्ते के बाद वह दोनों स्टडी रूम में चले गए। कल जब तेरी जगह मैं सीईओ की चेयर पर बैठूंगा, सबको पता चल जाएगा ओबराय फैमिली मुंबई में वापस आ गई है, और फिर तेरे दुश्मन भी एक एक कर सामने आएंगे तुझ पर अटैक करने। यह अच्छा मौका होगा हमारे पास जब तू उन सबको एक साथ मार सकता है। रूहान की बातों पर विहान होठों को तिरछा कर धीरे से मुस्कुराया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, ना, इस प्लान पर अब यह काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा यह प्लान? क्योंकि विहान ओबराय कौन है यह उन्हें पता चल चुका है। यह कैसे हुआ? फ्लैशबैक। जब विहान की जगह रूहान जट से बाहर आया, कुछ लोगों ने उस पर अटैक कर उसे किडनैप कर लिया। उसके अटैक के पीछे जो मास्टरमाइंड था, दक्ष, उसे भरोसा नहीं हो रहा था विहान ओबराय इतनी आसानी से उसके जाल में कैसे फंस गया। इसी वजह से वह विहान के सामने नहीं आया और उस कंट्री किलर को अपनी जगह भेज दिया। जब रूहान ने उस आदमी को अपना असली नाम बताया तो वहां लगे कैमरे की लाइव टेलीकास्ट दक्ष के फार्म हाउस में हो रहा था। विहान जब रूहान को बचाने आया तो उसका चेहरा कैमरे में कैद हो गया। विहान ने कैमरे देख लिए थे और उसे समझ आ गया था कि यह सब एक ट्रिप था उसे बाहर लाने के लिए। फ्लैशबैक एंड। विहान की पूरी बात सुनकर रूहान हैरान हो गया और उसने गुस्से से कहा, इस दक्ष को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, या एक दिन होना ही था, इतनी जल्दी हो गया तो क्या हुआ? विहान ने कहा। दिल्ली में विहान होटल रूम से बाहर चला गया था, गौतम बुद्ध की तरह सांझ पर नजर रखे हुए था। सांझ गुस्से से गौतम को घूर रही थी। उसके दोनों हाथ चैन से बंधे थे। हाथ खोलो मेरे। क्यों? ताकि तुम फिर से यहाँ से भागने की कोशिश करो, इडियट आदमी। मुझे वॉशरूम जाना है, हाथ खोलो मेरे। सांझ की बात सुनकर गौतम ने उसके हाथ खोल दिए। सांझ वॉशरूम चली गई। सांझ थोड़ी देर बाद वॉशरूम से बाहर आई तो गौतम कॉल पर किसी से बात कर रहा था। सांझ ने चैन उठाई और उसे बड़ी ही चालाकी से गौतम के पैरों में बांध दिया। फिर गौतम के सामने आकर उसे हाथ हिलाते हुए बाय बाय करने लगी। गौतम को समझ नहीं आ रहा था आखिर यह लड़की उसे बाय बाय क्यों कर रही है। जल्दी ही उसे समझ आया जब उसने सांझ को दूर की तरफ बढ़ते देखा। वह सांझ को रोकने के लिए आगे बढ़ा, पर वह धड़ाम से फ्लोर पर गिर गया। उसके दोनों पैर चैन से बंधे थे। सांझ उसे गिरते देखकर मुस्कुराने लगी। कितनी चालाक है यह लड़की, पर तुम कितनी भी कोशिश कर लो, विवान की कैद से तुम इतनी आसानी से आजाद नहीं हो सकती। सांझ होटल से निकल गई थी। अंधेरा हो चुका था। वह इधर उधर देखते हुए टैक्सी देखने लगी। तभी उसकी नजर विवान पर पड़ी। विवान की नजरों से बचते हुए सांझ वहीं के क्लब में घुस गई। जब सांझ उस क्लब में घुस रही थी तो विवान ने उसे घुसते हुए देख लिया था। जैसे ही विवान ने उस क्लब का नाम देखा, उसने रूडली कहा, बेवकूफ लड़की, जानती भी नहीं कहाँ छुपने गई है।
इधर क्लब में एंटर होते ही सांझ के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने सामने का नजारा देखा तो उसे एहसास हुआ वह विमान से बचने के लिए जानवरों के बीच आ गई है। वह क्लब कोई आम क्लब नहीं था, वह साउथ दिल्ली का ऐसा क्लब था जहां बैटिंग होती थी। वहां बुरे से बुरे लोग बैटिंग करने आते थे। सांझ उनके बीच ऐसी लग रही थी मानो एक मासूम हिरन जंगली भेड़ियों के सामने उनका शिकार बनकर आई हो। सांझ उनकी हवस भरी नजरों को देख रही थी जो उसे कच्चा चबा जाना चाहते थे। सांझ वापस जाने के लिए पीछे मुड़ी तो दो आदमियों ने क्लब का डोर बंद कर दिया। सांझ अपनी डरी सहमी नजरों से उन लोगों को देख रही थी तो वहीं वह लोग सांझ को ऐसे देख रहे थे जैसे रेगिस्तान में प्यासे को पानी मिल गया हो। मुंबई में विहान की ब्लैक कार मून लाइट क्लब के पार्क में आ रुकी। विहान ने हुडी कैप पहनी हुई और मुंह पर मास्क लगाया। उसने कार की डैशबोर्ड के अंदर रखी गन निकाली और उसे हुडी के अंदर कमर में टांग दिया। विहान कार से निकला और जाने लगा। तभी उसे ऐसा लगा कोई उसकी पीठ से बहुत तेजी से टकराया। थोड़ी देर पहले झील के जाने के बाद झरना अकेली पड़ गई थी। वह मुंबई की एक लोकल मार्केट में खड़ी थी और इधर उधर देखते हुए अपना शिकार तलाश कर रही थी। तभी उसकी नजर वहीं एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले प्यार के कुछ पल जी रहे कपल्स पर पड़ी, जिन्हें देखकर झरना ने एक आह भरी और ऊपर देखते हुए मन ही मन खुद से बोली, क्या देख रहे हो ऊपर बैठे बैठे, साला इतनी भी बुरी शक्ल नहीं दी है तुमने हमको। कोई हमें पसंद ना करे पर कोई ऐसा तो भेजो जो हमें पसंद आए। इसे देखकर दिल पर गोलियां चलने लगी। झरना मन ही मन भगवान से लड़ रही थी। तभी भीड़ से धक्का लगने पर वह अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। बहुत कर ली अपने आप से बातें, अब थोड़ा काम कर लेते हैं। खुद से ही बातें करते हुए झरना सीटी बजाते हुए लोगों की पॉकेट को देख रही थी। एक लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करने में बिजी था, बड़े ही आराम से झरना ने उसका पर्स उसकी जेब से साफ कर दिया। थोड़ी दूरी पर खड़ा एक मोटा सा आदमी पानी पूरी खा रहा था। झरना ने उसकी भी पर्स को उसकी जेब से साफ कर दिया। दो चार लोगों का पर्स चोरी करने के बाद झरना ने खुद से ही कहा, चल झरना आज के लिए इतना बहुत है। बोलते हुए झरना जा रही थी। झरना के आगे चल रहा आदमी फोन पर बात कर रहा था। उसका पर्स आधा उसकी जेब से निकला हुआ था। जब इसमें हमारी क्या गलती, खुद ही हमें इनवाइट करते हैं यह लोग, देखो तो साले को अपने बटुए की भी चिंता नहीं है। बोलते हुए झरना ने उसकी पॉकेट में भी हाथ डाल दिया। इत्तेफाक से उसी पल उस आदमी ने अपना एक हाथ पर्स निकालने के लिए जेब में डाला। उसका हाथ झरना के हाथ से टकरा गया। आदमी पीछे पलटा और झरना को घूरने लगा। झरना ने दांत दिखाते हुए कहा, ओ भाई साहब, आपका पर्स गिरने वाला था, हमने संभाल लिया। पर उस आदमी पर झरना की बातों का कोई असर नहीं हुआ। कुछ सेकंड बाद झरना आगे आगे और वह आदमी उसके पीछे पीछे। कुछ और आदमी झरना के पीछे पीछे भाग रहे थे। झरना बचने के लिए पार्किंग में घुस गई। दो आदमियों ने उसे पार्किंग में घुसते हुए देख लिया था। वह भी उसके पीछे पीछे पार्किंग में घुस गए। इतनी सारी गाड़ियों के बीच में वह झरना को देख नहीं पा रहे थे। झरना उन्हें देखते हुए पीछे पीछे हो रही थी। विहान जैसे ही कार से निकला, झरना जो दूसरी तरफ देखते हुए पीछे हो रही थी, उसकी पीठ विहान की पीठ से टकरा गई। प्रेजेंट टाइम। झरना विहान से टकराते ही नीचे गिरने को हुई तो विहान ने उसका एक हाथ पकड़ा, उसे ऊपर खींचा। झरना की नजर उन दोनों आदमियों पर थी जो उसे पार्किंग में ढूंढ रहे थे। झरना ने उन्हें देखते हुए कहा, प्लीज हमें बचा लो, वह आदमी हमारे पीछे पड़े हैं। झरना के यह कहने पर विहान ने उसे कार से टिका दिया और एक हाथ कार से दिखाते हुए उसके ऊपर थोड़ा झुक गया। विहान की हुडी की कैप से झरना का फेस दिखाई नहीं दे रहा था। उन दोनों आदमियों की नजर जब उस ओर गई तो उनमें से एक आदमी ने कहा, यहाँ तो कोई ऐसी ही रास लीला चलती रहेगी, वह भाग गई होगी, अब नहीं मिलेगी। आदमी की बात सुनकर झरना ने आंखें बंद कर ली, लंबी सांस ली। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसकी आंखें दो काली गहरी नसीली आंखों से जा मिली। झरना उन आंखों में जैसे ही घुसी गई, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। झरना ने ही विहान की आंखों में देखते हुए ही अपना एक हाथ दिल पर रख लिया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। झरना विहान की आंखों में देखते हुए बोली, अब बस भी करो, खुद सीने से बाहर निकल कर ही मानोगे। झरना बिना पल के झपकाए विहान की आंखों में ही देख रही थी। विहान की सिर्फ आंखें ही दिख रही थी। उसने सर पर हुडी कैप और मुंह पर मास्क पहना हुआ था। झरना ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, साला आंखें हैं या AK-47 जो लगातार धड़ 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 गोलियां चलाए जा रहे हो। झरना विहान की आंखों में बिना पल के झपकाए देख रही थी तो विहान की आंखों में देखते हुए ही बोली, वह लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं। विहान की आवाज सुनकर झरना अपने सपनों की दुनिया से बाहर आई।
इस हीरो की बात का जवाब क्या दोगी झरना? अब तुम चोर हो या बोलोगी तो इज्जत का फालूदा हो जाएगा। झरना तुम खुद से ही बातें किए जा रही थी। विहान ने फिर से पूछा, कौन हो तुम, क्यों पड़े हैं यह लोग तुम्हारे पीछे? इस बार झरना ने विहान की बातों का जवाब देते हुए कहा, वह सब हमारे पीछे इसलिए पड़े हैं, हाँ इसलिए पड़े हैं क्योंकि हम बहुत खूबसूरत है ना? झरना ने अटकते हुए कहा। विहान उससे दूर हुआ और बिना कुछ कहे जाने लगा तो झरना ने उसे पीछे से आवाज देते हुए कहा, ओ हीरो, थैंक यू हमें बचाने के लिए। अगर दोबारा तुमसे मुलाकात हुई ना तो हम तुम्हें चाय पिलाएंगे अपने पैसों से। विहान ने झरना की बातों पर अपने सर को धीरे से हिलाया और फिर अपने दोनों हाथ जेब में डाले क्लब के अंदर चला गया। झरना वहीं पार्किंग में खड़ी होकर पैसे गिनने लगी। पैसे गिनकर झरना पर्स में रखते हुए पार्किंग से बाहर निकलने लगी। तभी अंदर आ रहे लोगों पर झरना की नजर गई। ओ तेरी साला, यह लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर इन लोगों ने हमें देख लिया तो या हमें उठाकर ले जाएंगे। बोलते हुए झरना इधर उधर देखने लगी। भागने के सारे रास्ते बंद होते देखकर झरना क्लब में घुस गई। दिल्ली में सांझ उन लोगों की हवस भरी नजरों को देखकर खुद में ही सिमटती जा रही थी। वह लोग सांझ को देखते हुए उसके नजदीक आ रहे थे। विवान क्लब के अंदर जाने लगा तो गार्ड ने उसे रोक लिया और अंदर जाने से मना कर दिया। विवान ने अपने सामने खड़े 3 हट्टे-कट्टे गार्ड को देखा। फिर 2 उंगली से अपना माथा धीरे से रगड़ा, पीछे मुड़कर 1 कदम बढ़ाया और फिर वापस पलटकर उन तीनों के मुंह पर एक-एक मुक्का मार दिया। विवान का मुक्का था या हथौड़ा, तीनों एक ही मुक्के में ढेर हो गए। अब गौतम भी वहां आ गया था। उसने विवान को उन्हें मारते हुए देख लिया था। विवान क्लब के मेन गेट पर आकर अंदर जाने के लिए उसे खोलने लगा पर गेट नहीं खुला। विवान समझ गया गेट पर अंदर से लॉक लगा है। वह दूसरा रास्ता ढूंढने लगा अंदर जाने के लिए। विवान को सांझ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। विवान और गौतम पाइप के सहारे टेरिस पर और टेरिस से क्लब के अंदर आए। दोनों के मुंह पर मास्क लगा था। वह दोनों ही उन सभी आदमियों के बीच घुल-मिल गए थे। जहां एक तरफ वह सभी आदमी ड्रिंक करते हुए जश्न मना रहे थे तो वहीं विवान और गौतम की आंखें सांझ को ढूंढ रही थी। तभी उनके कान में एक आवाज गई, भाई मैं तो राजू की टीम में रहूंगा। तू देखना आज उस लड़की को राजू ही जीतेगा। उस आदमी की बातें सुनकर विवान के कान खड़े हो गए। आदमी की कॉलर पकड़ विवान उसे पिलर के पीछे ले गया और उससे कहा, किस लड़की की बात हो रही है यहाँ? विवान के पूछने पर आदमी ने कहा, आज की रात बहुत हसीन रंगीन होने वाली भेड़ियों की गुफा में मोरनी जो आ गई है। बोलते हुए वह आदमी हंसने लगा। उस आदमी ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, लड़की एक और हम इतने सारे तो सब ने मिलकर डिसाइड किया है जो भी जीतेगा लड़की अपने साथ ले जाएगा। आदमी ने लड़खड़ाते शब्दों में ही सही पर विवान को वह जानकारी दे दी जो उसे चाहिए थी। विवान ने उसके मुंह पर एक पंच मारा। वह आदमी पंच पड़ते ही दूर जा गिरा। वह आदमी पहले से ही नशे में धुत था। पंच पड़ते ही वह बेहोश हो गया। पूरे क्लब को अपनी काली गहरी आंखों से एक्सप्लोर करते हुए विवान ने कोल्ड वॉइस में गौतम से कहा, उसे एक खरोंच भी नहीं लगनी चाहिए। गौतम ने हाँ में सिर हिलाया और सांझ को ढूंढने लगा। विवान को देखकर टेबल पर सभी आदमी एक दूसरे से पंजा लड़ा रहे थे। जो भी जीता जा रहा था वह फिर से एक दूसरे के सामने बैठते हुए इस खेल को आगे बढ़ाते जा रहा था। मुंबई में आदमियों से बचने के लिए झरना क्लब के अंदर आ गई थी। क्लब में अमीर बाप के बिगड़े बच्चों को देखकर झरना ने कहा, अब आ ही गए हैं तो थोड़ी बहुत कमाई भी कर ही लेते हैं। झरना इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी वह लड़के से टकरा गई। उस लड़के के हाथ से झरना से टकराते ही उसका फोन गिर गया। लड़का यह देखकर झुंझलाते हुए बोला, बस इसी की कमी थी। एक तो एंड टाइम पर उसने धोखा दे दिया और अब यह फोन भी टूट गया। सॉरी भाई, गलती से हम टकरा गए। अब सॉरी बोलने का क्या फायदा, जो होना था वह तो हो गया ना। तुम्हें देखकर मालूम होता है तुम बहुत परेशान हो। अभी झरना ने उस लड़के को देखते हुए कहा, हाँ हूँ मैं परेशान। आज मुझे अपनी पार्टनर के साथ यहाँ एक परफॉर्मेंस देनी थी पर आखिरी टाइम पर उसने मना कर दिया और अब फोन भी नहीं उठा रही जो एडवांस क्लब वालों ने हमें दिया था वह खर्च हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा, अब आगे क्या करूं? लड़के ने झुंझलाते हुए झरना को सब बता दिया। झरना ने कुछ सोचते हुए कहा, हम तुम्हारी मदद करते हैं पर शर्त यह है तुम हमें टच नहीं करोगे। वह क्या है ना, जब कोई हमें छूता है ना गलत इंटेंशन से तो हमारे दिमाग की सटक जाती है। झरना की बातों का जवाब देते हुए लड़के ने कहा, मैं तुम्हारी यह शर्त मानने को तैयार हूँ पर क्या तुम सच में यह कर सकती हो? तुम्हें एक प्रोफेशनल की तरह परफॉर्म करना होगा।
अरे उससे बेहतर करेंगे परफॉर्म, तुम देखना कैसे अभी हम स्टेज तोड़ते हैं अपनी परफॉर्मेंस से। चलो तो फिर जल्दी से चलकर रेडी हो जाओ मेकअप रूम में, लड़के ने कहा और दोनों चले गए। विहान भीड़ में उस आदमी को ढूंढ रहा था जिसके लिए वह क्लब आया था, पर उसकी नजरों का सफर अभी जारी था। वह आदमी उसे दिख नहीं रहा था। तभी एक पूरे क्लब में शोर गूंज जाता है जब एक कपल स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए आता है। गाने के बोल के साथ जब झरना ने डांस के स्टेप किए तो सीटी और तालियां गूंजने लगी। झरना के पीछे से निकलकर वह लड़का डांस करते हुए उसके बगल आया और आखिरकार विहान की नजर भी शोर सुनकर स्टेज की तरफ गई। झरना की शक्ल देखते ही विहान ने धीरे से कहा नौटंकी। बोलते हुए विहान की नजर स्टेज के दूसरी तरफ उस आदमी पर गई जिसके लिए विहान उस क्लब में आया था। वह आदमी हाथ में शराब के गिलास लिए झूम रहा था। विहान उसे देखते हुए उसकी ओर बढ़ गया। उस लड़के ने गाते हुए झरना के साथ डांस का स्टेप करते हुए उसे गोल घुमाया। जूते पहनने वाली झरना पेंसिल हील को संभाल नहीं पाई और वह स्टेज से नीचे गिरने लगी। विहान उस आदमी को देखते हुए स्टेज के एकदम नजदीक आ गया था। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया ही था कि तभी झरना स्टेज से उसके ऊपर आ गिरी। विहान ने उसे अपने हाथों में थाम लिया। झरना ने विहान की आंखें पहचान ली। उसके मुंह पर अभी भी मास्क लगा था। जैसे ही उस लड़के की लाइन खत्म हुई, झरना ने विहान की आंखों में देखते हुए उसके नेक पर अपने हाथ लपेटते हुए गाया। विहान ने झरना को एक नज़र देखकर स्टेज पर वापस से खड़ा कर दिया और आगे बढ़ गया। लड़के ने सिचुएशन को हैंडल करते हुए अपने डांस को कंटिन्यू करते हुए आगे गाया। विहान को एक बार फिर से देखने के बाद झरना की नज़र अब उस पर ही टिकी थी। उसने विहान को देखते हुए डांस के स्टेप करते हुए गाया। परफॉर्म करने के बाद झरना ने विहान को देखा तो वह उसे कहीं नहीं दिखा। इधर विहान उस आदमी को लेकर पार्किंग में आ गया था। दिल्ली में विवान देख रहा था कैसे सभी लोग एक दूसरे से भिड़े हुए थे। एक लड़की के लिए जो भी जीतता था वह दूसरी टेबल पर जीते हुए आदमी से पंजा लड़ाने लगता था। आंखें जिसे देखना चाह रही थी पर दिख नहीं रही थी। विवान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन लोगों ने सांझ को कहाँ रखा है। तभी एक आवाज आई और सबका ध्यान उस ओर गया। सांझ डांस करते हुए गाना गा रही थी। जैसे ही विवान की नजर सांझ पर गई उसकी भौहें सिकुड़ गई। गौतम ने जब सांझ को देखा तो विवान के इशारा करने पर वह उसके पास चला गया और उसके साथ डांस करने लगा। साथ ही वह उन लोगों को सांझ से दूर कर रहा था जो लोग सांझ को छूने के लिए उसके करीब आ रहे थे। सांझ को देखकर विवान के मुंह से सिर्फ इतना निकला, बेवकूफ लड़की। गौतम को देखकर सांझ समझ गई विवान भी यही है। जल्दी ही उसकी नजरों ने विवान को ढूंढ लिया। सांझ डांस करते हुए विवान के पास गई और उसकी गोद में बैठते हुए उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए उसकी आंखों में देखकर गाने लगी। विवान ने सांझ की आंखों में देखते हुए फिर उसके दोनों हाथ अपने गर्दन पर से हटाते हुए गाया। गौतम सांझ को अपने साथ ले गया और बाकी सबको उलझा रखा। वह उसके साथ गाते हुए डांस करने लगा। इधर विवान ने अपना ध्यान राजू पर केंद्रित किया जो सभी को हराकर विवान के सामने बैठा था। राजू अपने नाम जैसा बिल्कुल नहीं था। वह बहुत स्ट्रांग था। उसकी बॉडी और हाइट एक फाइटर जैसी थी। राजू के तगड़े शरीर को देखकर सबको यही लग रहा था कि राजू ही जीतेगा, इसलिए सब राजू का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगे। परफॉर्मेंस खत्म होते ही सांझ को दो आदमियों ने पकड़ लिया था। उसके चेहरे पर डर दिखने लगा था। सांझ जो विवान से नफरत करती थी, सांझ मन ही मन विवान के जीतने के लिए प्रार्थना कर रही थी। सांझ को समझ आ गया विवान गैंगस्टर ही क्यों ना हो पर इन लोगों से तो अच्छा ही था। गौतम समेत सभी की नजरें राजू और विवान के हाथ पर थी जो एक दूसरे में उलझे हुए थे। विवान जिसकी बॉडी एकदम फिट थी वह राजू की तरह मोटा नहीं था। पंजा लड़ाते ही विवान के हाथ की नसें उभर गई थी। विवान के चेहरे पर एक सिकन तक नहीं थी। उसके बाइसेप कितने फूल गए थे कि उसकी शर्ट भी उस जगह से फट गई थी। शर्ट के फटते ही विवान के सिक्स पैक दिखने लगे थे। सांझ आंखें बड़ी किए मुंह खोले विवान को ही देख रही थी। सांझ के मुंह से धीरे से निकला सो स्ट्रांग। तो वहीं राजू की हालत खराब हो गई थी। वह पसीने से पूरा भीग गया था। विवान का चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो विवान एक बच्चे के साथ खेल रहा हो। उसकी हड्डी टूटने की आवाज सबको सुनाई दे रही थी। तभी विवान ने एक झटके से राजू के हाथ को पटक दिया। गौतम ने आगे आकर कहा, सर हमने जीती है तो लड़की भी हमारी हुई। गौतम की बात पर किसी ने कुछ नहीं कहा। विवान ने सांझ को घूरते हुए कहा, अब दोबारा ऐसी बेवकूफी मत करना। अगली बार नहीं आऊंगा बचाने, छोड़ दूंगा इन जंगली भेड़ियों के बीच। विवान के शब्दों पर जोर देते हुए कहा।
सांझ विवान की बात सुनकर बस उसे देखती रह गई। विवान ने आगे बढ़कर सांझ को फिर से पहले की तरह ही उसे अपने कंधे पर उठा लिया। वह उसे लेकर क्लब से बाहर आया। सांझ विवान की पीठ पर मुक्के मारते हुए बोल रही थी, छोड़ो मुझे, छोड़ो, नीचे उतारो मुझे, मैं खुद भी चल सकती हूँ। विवान ने उन लोगों के सामने सांझ को इसलिए उठाया था ताकि उन लोगों को शक न हो वह खुद को उन लोगों के जैसा दिखा रहा था। विवान ने सांझ को जीप के बैक साइड हिस्से में पटक दिया। जीप ओपन रूफ थी। सांझ ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए आउच कहा, तुम मुझे आराम से भी तो रख सकते थे ना। सांझ ने दर्द में मुंह बनाते हुए कहा, तुम होटल में आराम से भी तो रह सकती थी ना। विवान ने रूडली कहा और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। गौतम भी विवान के साथ आगे बैठ गया। विवान ने चाबी लगाई ही थी कि गौतम ने सामने देखते हुए कहा, विवान जल्दी स्टार्ट कर, क्या हुआ, सामने देख। गौतम के कहने पर विवान ने सामने देखा। रॉकी अपने आदमियों के साथ हाथ में हथियार लिए खड़ा था। वह अभी उन्हें देख ही रहा था कि तभी कुछ आवाजें आई। आवाजें सुनकर विवान ने दूसरी तरफ देखा। क्लब के अंदर से भी आदमी हाथों में हथियार लिए निकल रहे थे और उसकी ओर ही बढ़ रहे थे। चल जल्दी निकलते हैं यहाँ से, गौतम ने कहा और विवान ने जीप स्टार्ट कर दी। ऐसा नहीं था, विवान उन लोगों से लड़ नहीं सकता था। उसे सांझ को सेफ रखने के लिए कहा गया था। वह आदमी भी अपनी अपनी गाड़ी में बैठते हुए विवान का पीछा करने लगे। मुंबई में विहान उस आदमी को पकड़कर पार्किंग में ले आया था। विहान ने उसके मुंह पर एक मुक्का मारते हुए पूछा, बता तेरा बाप कहाँ मिलेगा। वह आदमी हंसने लगा। उसे हंसता देखकर विहान ने कहा, तू ऐसे नहीं बताएगा। बोलते हुए विहान ने गन के आगे का हिस्सा उस आदमी के मुंह में डाल दिया। आदमी की आंखें बाहर हो गई। विहान ने गन उसके मुंह से बाहर निकाली। उस आदमी ने रट्टू तोते की तरह बोलना शुरू किया। वह वापस ऑस्ट्रेलिया चला गया है। विहान उस आदमी की बातों पर कुछ कहता उससे पहले ही वहां गोलियां चलने लगी। गोलियों की आवाज सुनकर विहान ने पीछे मुड़कर देखा। गोलियां उसी के ऊपर चल रही थी। गोलियां चलाने वाले सिकंदर की गैंग के आदमी थे। विहान कार के पीछे छुपते हुए रिटर्न फायरिंग करने लगा। क्लब के अंदर से निकलकर डांस परफॉर्म करने के जो पैसे झरना को मिलते थे वह उन पैसों को गिनते हुए आगे बढ़ रही थी। गोलियों की आवाज उसके कानों में गई तो झरना ने अपने झुके सर को उठाते हुए कहा, अबे इतनी रात में पटाखे कौन फोड़ रहा है बे। झरना ने इतना ही कहा था कि तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने कुछ आदमी गोलियां चला रहे थे। झरना यह देख कर डर गई। हमें इतनी जल्दी नहीं मरना, अभी हमने देखा ही क्या है। बोलते हुए झरना इधर उधर छुपने की जगह ढूंढने लगी। कोई जगह न मिलने पर वह वहीं खड़ी एक ब्लैक कार के पीछे का डोर ओपन कर उसमें घुसकर कार में बैठ गई। विहान कंटिन्यूअसली फायरिंग कर रहा था। विहान के पीछे से निकलकर वह आदमी भागने लगा। तभी सिकंदर के गैंग के लोगों ने उस आदमी को गोली मार दी और वह वहीं मर गया। विहान का निशाना खाली नहीं जा रहा था। जो भी उसके निशाने पर आता विहान की गन से निकली गोली का शिकार हो जाता। विहान ने अकेले ही काफी सारे आदमियों को मार दिया था। विहान ने अपनी गन चेक की तो वह खाली हो गई थी। उसके पॉकेट में भी एक ही बुलेट नहीं बची थी। विहान ने देखा अब फायरिंग नहीं हो रही तो वह उस कार के पीछे से निकला और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। तभी एक गोली पीछे से उसके लेफ्ट हैंड में लगी। विहान ने पीछे मुड़ते हुए नीचे पड़ी गन को उठाया और उस आदमी को शूट कर दिया जिसने उसके ऊपर गन चलाई थी। विहान अपनी कार में बैठा और ड्राइव कर रहा था। वहां से निकल गया। दिल्ली में अपने पीछे इतने सारे लोगों को देखकर सांझ डर गई थी। सांझ ने डरते हुए गौतम से पूछा, यह सब हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? आपकी मेहरबानी से मैडम, आपको क्या जरूरत थी होटल रूम से निकलकर भागने की? गौतम की बातों पर सांझ ने कहा, वह सभी मेरे पीछे नहीं है, कुछ लोग तुम लोगों के पीछे भी तो हैं। अरे मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं तो बेचारा खामखा फंस गया। यह सभी तुम दोनों के पीछे हैं और कुछ तुम्हारे आगे। मैं खूबसूरत हूँ इसलिए यह लोग मेरे पीछे पड़े हैं, समझ आता है, पर इनके पीछे क्यों पड़े हैं? सांझ ने पूछा। सांझ की बातों पर गौतम ने मन ही मन खुद से कहा, यह लड़कियां भी अजीब होती हैं, सिचुएशन कैसी भी हो पर खुद की तारीफ करने से बाज नहीं आती। बताओ। सांझ की आवाज सुनकर गौतम अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोला, बहुत लंबी कहानी है, कोई बात नहीं, आराम से बताओ, मैं फ्री हूँ। सांझ की इस बात पर विवान ने उसे तिरछी नजरों से घूरा। तो हुआ यूं कि हम जब दिल्ली आए तुम्हें किडनैप करने, गौतम को बीच में रोकते हुए सांझ ने कहा, स्पेशली आप लोग मुझे किडनैप करने के लिए दिल्ली आए हैं? हाँ। अब सुनो आगे क्या हुआ, गौतम ने कहा। फ्लैशबैक। न्यूयॉर्क। विवान अपने रूम में पंचिंग बैग पर लगातार पंच किए जा रहा था। वह पसीने से भीगा हुआ था। उसके बाल पसीने से गीले होकर उसके माथे पर बिखरे हुए थे। सामने वाली बिल्डिंग के मिडिल फ्लोर की बालकनी में एक लड़की जिसके हाथ में टेलीस्कोप था वह उससे अपने सामने वाली बिल्डिंग में विवान को प्रैक्टिस करते देख रही थी।
क्या हुआ कनिष्का, तेरा हीरो दिखा तुझे? एक लड़की ने उसकी तरफ आते हुए पूछा। उसे ही तो देख रही हूँ, कनिष्का ने कहा। मुझे भी दिखाना। नहीं, तू उसे नहीं देख सकती क्योंकि उसे देखने का हक सिर्फ मेरा है। बोलते हुए कनिष्का ने मन ही मन खुद से कहा, लगता है डैड से अब बात करनी ही पड़ेगी। आई कांट वेट एनी मोर। इधर विवान जो नॉन स्टॉप पंचिंग बैग पर पंच किए जा रहा था, फोन के रिंग होने की आवाज सुनकर रुक गया। कॉल रिसीव कर विवान दूसरी तरफ बोल रहे शख्स की बातें सुनकर बोला, ओके, और कॉल कट कर दिया। कुछ देर बाद विवान और गौतम दोनों एयरपोर्ट पर थे। उन्होंने मुंबई वाली फ्लाइट ली थी। गौतम खुश था कि वह इतने दिनों बाद इंडिया जा रहा है। तभी पीप की आवाज सुनकर विवान ने अपना फोन चेक किया। मैसेज देखकर विवान ने तुरंत ही गौतम से कहा, दिल्ली की फ्लाइट बुक करो। गौतम ने कोई सवाल ना करते हुए दिल्ली की फ्लाइट की 2 टिकट ले ली। कई घंटों का सफर तय कर दोनों दिल्ली आ गए थे। दिल्ली के एक होटल में दोनों ने रूम लिया। कुछ देर रेस्ट करने के बाद विवान उस काम में लग गया जिस काम के लिए वह दिल्ली आया था। विवान ने अपने फोन में एक फोटो देखी और गौतम के साथ उसे ढूंढने के लिए होटल से निकल गया। विवान को 2 काम मिले थे। पहला, एक आरएनजे को मारना था, दूसरा उसे सांझ को किडनैप कर न्यूयॉर्क ले जाना था। विवान को अपने इनफॉर्मर से आरएनजे का पता चल गया था। वह क्लब में बैठा शराब पी रहा था। विवान उसे घूर कर देख रहा था। जैसे ही आरएनजे रूम की तरफ गया, विवान ने भी उसके पीछे चला गया। गन पर साइलेंसर लगाकर विवान ने वॉशरूम में ही उसे शूट कर दिया। आरएनजे को मारने की 2 वजह थी। पहली, आरएनजे जोरावर को धोखा दिया और दूसरी, गैंग में शामिल हो गया। दूसरी वजह, उसने जोरावर के माल को पकड़वा दिया था। विवान उसे मारकर बिना किसी भाव के बाथरूम से निकलकर आ ही रहा था कि रास्ते में उसकी रॉकी से टक्कर हो गई। रॉकी जो अपने आदमियों के साथ आया था, विवान से टक्कर होने पर उसने विवान से कहा, देख कर नहीं चल सकता क्या? चल अब सॉरी बोल। विवान उसकी बात पर कोई रिएक्ट नहीं किए बिना ही वहां से जाने लगा। तभी रॉकी ने एक हाथ विवान की चेस्ट पर रखते हुए कहा, सुनाई नहीं देता क्या तुझे? माफी मांग और जा, नहीं तो तूने जो यह बॉडी बनाई है लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, मार मार कर इसका भरता बना दूंगा। रॉकी के पीछे खड़ा गौतम सब सुन रहा था। उसने मन ही मन खुद से कहा, अबे क्यों पंगे ले रहा है? भरता तू इसका नहीं, यह तेरा बना देगा। क्या हुआ, मुंह में जुबान नहीं है, गूंगा है? अच्छा चल नाम बता अपना। नाम क्या है तेरा? रॉकी ने कहा। गौतम ने एक हाथ से अपना माथा पीट लिया और कहा, बस एक यही नहीं पूछना चाहिए था। रॉकी के पूछने पर विवान ने एक मुक्का उसके मुंह पर मार दिया। रॉकी के होंठ के कोने से खून निकलने लगा। रॉकी के आदमियों ने विवान पर गन तान दी। विवान ने उन्हें वहीं सबक सिखा दिया था, पर वह वहां कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसलिए रॉकी के साथ उसके अड्डे पर गया, जहां दोनों के बीच एक फाइट कंपटीशन हुआ जिसमें विवान जीत गया था। फ्लैशबैक ने सांझ हैरानी से मुंह खोले आंखें बड़ी किए गौतम की बात सुनकर बोली, नाम पूछने पर कौन किसी को मारता है? सांझ की बात खत्म होते ही विवान ने ब्रेक लगाया। गौतम और विवान जीप से बाहर आए। गौतम ने कहा, मैं इन्हें डिस्ट्रिक्ट करता हूँ, कल सुबह एयरपोर्ट पर मिलते हैं। विवान ने गौतम से कहा, अपना ख्याल रखना। एक आदमी जिसके दोनों हाथों को लोहे की जंजीर में बंधा हुआ था, उसका पूरा शरीर उसके हाथों के सहारे लटका हुआ था। उसकी आंखें बंद हुई थी कि तभी एक आदमी ने गर्म पानी उस आदमी के मुंह पर फेंका। वह आदमी एकदम से होश में आया। कुछ समय पहले दोनों को जीप से उतरते देखकर सांझ भी उनके पास आ गई। विवान ने जंगल की ओर जाते हुए कहा, मेरे पीछे आओ। क्यों आऊं मैं तुम्हारे पीछे? पहले तुम मुझे यह बताओ, हम जंगल में क्यों जा रहे हैं? सांझ ने पूछा ही था तो वहीं खड़ी रहो, मैं जा रहा हूँ, विवान ने कहा और जंगल के अंदर जाने लगा। गौतम भी जीप लेकर चला गया। सांझ है क्या सोच रही है? अब कोई ऑप्शन नहीं तेरे पास इसके पीछे जाने के अलावा। यहाँ अकेली खड़ी रहने से अच्छा है इसके पीछे चली जा। खुद से बातें करते हुए सांझ विवान के पीछे चली गई। सांझ का किसने किडनैप किया है यह कोई नहीं जानता था। कि सांझ किडनैप हो गई है यह सबको पता चल गया था। अभिनव ने दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट करके उन्हें सब बता दिया था। अभिनव के कहने पर दिल्ली पुलिस उसे ढूंढने में लग गई थी। दिल्ली की पुलिस सांझ को सब जगह ढूंढ रही थी। यह बात विवान को भी पता चल गई थी और अब रॉकी और वह क्लब वाले आदमी भी उनके पीछे पड़ गए थे। ऐसे में विवान को जंगल वो सबसे सेफ जगह लगी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था सब लोग उसे और सांझ को सब जगह ढूंढ लेंगे, पर जंगल में उन्हें कोई नहीं ढूंढेगा। विवान को सही सलामत सांझ को न्यूयॉर्क ले जाना था, इसलिए वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था।
मुंबई में विवान के हाथ से खून बह रहा था, वह फिर भी ड्राइव कर रहा था। मैं विला नहीं जा सकता, रूहान को मैंने कुछ नहीं बताया है। मासी माँ मुझे ऐसी हालत में देखेंगी तो परेशान हो जाएंगी, और चाचा जी भी नहीं। मुझे फार्म हाउस ही जाना होगा। खुद से बोलते हुए विहान ने रूट चेंज कर दी, गाड़ी फार्म हाउस की तरफ ले ली। यह आवाज तो उस हीरो की लग रही है, क्या हम उसी की कार में छुपे हैं? मन ही मन खुद से बोलते हुए झरना, जो कार की बैक सीट पर लेटी थी, उसने धीरे से अपना सर उठाकर सामने लगे मिरर में देखा। विहान के चेहरे पर ना मास्क था, ना हुडी थी। विहान का साफ फेस ही मिरर में दिख रहा था। झरना विहान को देखकर मन ही मन खुद से बोली, साला, पहली बार किसी को देखकर हमें जलन हो रही है। गुड लुक्स में तो इसने हमें भी पीछे छोड़ दिया। झरना, जो अभी भी विहान को देख रही थी, विहान ने झरना की एक झलक मिरर में देख ली थी। उसने अचानक ही ब्रेक लगाया। ब्रेक लगने से झरना को झटका लगा और वह पीछे से आगे आ गई। झरना आगे की तरफ लटकी हुई थी। विहान की तरफ देखकर जबरदस्ती की स्माइल करते हुए उससे दांत दिखाने लगी। विहान ने झरना को काली गहरी आंखों से घूरा और दांत पीसते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, तुम मेरी गाड़ी में क्या कर रही हो? झरना तुरंत अपने एक्सप्रेशन चेंज करते हुए बोली, क्या कर रही हूँ? क्या का मतलब? वहां पार्किंग में गोलियां चल रही थी, हम डर गए थे तो छुप गए। अब हमें थोड़ी ना पता था हम जिस गाड़ी में छुप रहे हैं वह तुम्हारी है। अपनी बात खत्म करते हुए झरना विहान के बगल वाली सीट पर बैठ गई। अभी मेरी कार से? विहान ने बिना किसी भाव के कहा। अरे, हम इतनी रात में कहाँ जाएंगे? थोड़ी तो इंसानियत दिखाओ। तुम ऐसे में एक लड़की को बीच सड़क पर अकेला नहीं छोड़ सकते। विहान ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा हो। अपनी आंखें खोलकर बिना कुछ कहे विहान ने फिर से कार स्टार्ट कर दी। यह देखकर झरना धीरे से मुस्कुराई। दिल्ली में विहान के लंबे स्टेप को फॉलो करते हुए सांझ काफी ज्यादा थक गई थी। उसने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लिए और थोड़ा झुक कर हंसने लगी। जब सांझ के कदमों की आवाज विहान के कानों में नहीं आई तो उसने मुड़कर पीछे देखा। सांझ थक चुकी थी। तुम वहां क्यों रुक गई? जल्दी चलो, विवान ने अपनी सर्द आवाज में कहा। मैं अब और नहीं चल सकती, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। सांझ झल्लाते हुए बोल रही थी और बोलते हुए एक पत्थर पर बैठ गई। विवान ने अपनी मुट्ठी को भींचा और लंबे कदमों से उसके पास आया। चलो। नहीं, मैं अब यहाँ से नहीं हिलूंगी। विवान सांझ की बात सुनकर झुककर उसे उठाने लगा तो सांझ ने एक हाथ दिखाते हुए उसे रोकते हुए कहा, तुम यह बार बार मुझे अनाज की बोरी की तरह उठाना बंद करो। मैं लड़की हूँ यार, कोई सामान नहीं जिसे तुम बार बार अपने कंधे पर उठा लेते हो। मेरे लिए तुम एक सामान से ज्यादा कुछ हो भी नहीं। विवान की बात सुनकर सांझ उसे घूरने लगी, फिर होठों को तिरछा कर धीरे से मुस्कुराई, मानो उसके दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही हो। मुझे इतना तो पता चल गया है मैं तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हूँ। तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाने वाली हो। अब देखना यह सांझ तुम्हें कैसे परेशान करती है। सांझ अभी यह सब सोच ही रही थी कि तभी विवान ने झुककर उसे अपने दोनों हाथों से उठा लिया। सांझ विवान की इस हरकत पर उसे आंखें बड़ी किए देखते हुए बोली, पत्थर के बने हो क्या? थकते नहीं हो? विवान पर सांझ की इस बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने सांझ को बिना रिप्लाई किए चलने लगा। सांझ ने फिर से कुछ कहा पर इस पर विवान ने उसे इग्नोर किया। इसे क्या लगता है यह मुझे इग्नोर करेगा तो मैं इसे परेशान करना छोड़ दूंगी? बच्चे, तुम जानते नहीं हो मुझे। मैं तुम्हें इतना परेशान करूंगी तुम खुद ही मुझसे परेशान होकर मुझे मेरे घर पर छोड़कर आओगे। सांझ स्माइल करते हुए विवान को देखते हुए सोच रही थी तो वहीं विवान की नजरें सामने थी। वह सांझ को देख भी नहीं रहा था। विवान सांझ को गोद में उठाए चल रहा था। सांझ ने हाथ बढ़ाते हुए एक पेड़ से पत्ता तोड़ लिया। सांझ ने एक हाथ से विवान की शर्ट की कॉलर को पकड़ दूसरे हाथ में पकड़े पत्ते को विवान के कान में डालकर उसे परेशान करने लगी। सांझ विवान को परेशान करते हुए मुस्कुरा रही थी तो वहीं विवान ने उसे तीखी नजरों से देखते हुए कहा, यह क्या कर रही हो तुम? वह क्या है ना, मैं बहुत बोर हो रही थी इसलिए तुम्हारे साथ थोड़ा खेल रही हूँ। ऐसा कहते ही विवान ने उसे छोड़ दिया। विवान की गोद से सांझ नीचे पत्तों पर गिर गई। आउच! कहते हुए सांझ ने एक हाथ से अपनी कमर को पकड़ लिया। फिर विवान को घूरते हुए आगे बोली, तुम क्या मेरी कमर तोड़कर ही मानोगे? बार बार मुझे ऐसे क्यों पटक देते हो? अगर तुम मुझे परेशान करोगी तो मैं भी तुम्हें ऐसे ही परेशान करूंगा। विवान की बात पर सांझ ने दांत भींचकर रह गई पर उसे कुछ कह नहीं पाई। विवान कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर आग जलाने लगा। मुंबई में विहान भी जाकर फार्म हाउस आ गया था। वह कार से निकलकर अंदर जाने लगा, फिर कुछ सोचते हुए रुककर पीछे पलटकर झरना को देखा। वह भी कार से बाहर आ गई थी और उसे अपने पीछे आते देखकर विहान ने कहा, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? अब जाओ जहां जाना है।
तुम हमें शहर से यहाँ इतनी दूर ले आए और अब जाने के लिए बोल रहे हो। कहाँ जाएंगे हम? यह तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। पाप लगेगा तुम्हें। एक खूबसूरत लड़की को तुम ऐसे जाने के लिए बोल रहे हो। झरना की बात सुनकर विहान झरना के पलक झपकते ही उसके करीब आ गया। उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर दबाते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? माना कि तुम अच्छी दिखती हो, फुर्सत से बनाया है तुम्हें भगवान ने, पर इसका यह मतलब नहीं कि हम तुम्हारे पीछे पड़े हैं। हम बस आज रात यहाँ रुकना चाहते हैं। कल सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। अब छोड़ो, हमें दर्द हो रहा है, झरना ने विहान की आंखों में देखते हुए कहा। उससे अपना हाथ छुड़ाने लगी। विहान ने झरना की आंखों में आंखें डालकर कहा, तो मुझे यहाँ कल दिखनी नहीं चाहिए। विहान झरना को वहीं खड़े छोड़कर अंदर चला गया। या हैंडसम लड़कों के भी कितने नखरे होते हैं। ना बोलते हुए झरना विहान के पीछे पीछे चली गई। क्या होगा आगे जाने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। मिलते हैं तब तक नए एपिसोड के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।